निंदा ठीक ढंग से खिली भी न थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद निंदा कितनी खुश थी। उसका पति कलुआ उसे जीजान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन निंदा में खरोंच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले निंदा एक झलक पाने को तरसते थे, पर निंदा की यह खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। कलुआ खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी निंदा विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर निंदा ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज निंदा के कानों से टकराती, तो उसके सीने में हुक सी उठती, पर वह करती भी तो क्या करती। जिस निंदा की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही निंदा अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छींटाक्षी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर निंदा अपने को कोसकर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी निंदा, बीडीओ दफ्तर से कलुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन निंदा ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो निंदा को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फार्म भरा, उस पर निंदा के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। निंदा बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद निंदा फिर बीडीओ के दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने निंदा को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। निंदा ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूं। बीडीओ साहब ने निंदा का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूं। कुर्सी पर बैठी निंदा के चेहरे पर चमक थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से निंदा का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। निंदा थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर निंदा मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज निंदा ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे निंदा के घर पहुंच गए। निंदा ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, निंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद निंदा चाय बनाने अंदर चली गई। उधर निंदा को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशोहवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब निंदा को अपनी बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही निंदा चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने
चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और निंदा को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख निंदा, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि निंदा ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन निंदा बिफर गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर कलवा की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बन कर तुम्हारी रखैल नहीं बनूंगी। निंदा के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि निंदा इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर निंदा से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। निंदा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो दोस्तों, किसी के बुरे समय आप उसका फायदा ना उठाए।